हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। यास तूफान को लेकर इस वक्त मौसम विभाग का सबसे ताजा बुलेटिन आ चुका है, जिसमें ओडिशा के 9 जिलों को कल सुबह 8 बजे तक हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। कई जगह अब भी हवाएं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। यास तूफान ने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी रिपोर्ट धीरे धीरे मिल रही है, लेकिन ये बातें सिर्फ आंकड़ों से पता नहीं चलेंगी। आज हमारी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी और कैमरामैन राजीव वर्मा इस तूफान के बीच उतरे। उन्होंने तूफान का वो मंजर देखा और उसकी वो रिपोर्टिंग की है जो आपको ये बताएगी कि पिछले कुछ घंटे कैसे बीते हैं और आगे कहां क्या होने वाला है। यास तूफान की सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं। हवा करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। ओडिशा के भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा, पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, यास तूफान का कहर कई जिलों में देखने को मिला है। यास तूफान का लैंडफॉल 3 घंटे तक चला। यहाँ पर जहाँ से हम लाइव कर रहे हैं बालासोर के चांदीपुर बीच, यहाँ पर हवाएं बहुत विंड स्पीड जो है बहुत ज्यादा है। सुबह 9 बजे यास तूफान ओडिशा के तट से टकराया। कच्चे मकान ढह गए, टिन की चादरें उखड़ गईं, सड़कों पर पानी भर गया। उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हम हैं और यास जो साइक्लोन है उसका इफेक्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, जो तमाम पेड़ हैं ये पूरी तरह से झुक गए हैं, पूरी तरह से मुड़ गए हैं और ये पूरा जो स्ट्रेच है यहाँ पर ये जितने तमाम पेड़ लगे हैं ये पूरी तरह से मुड़ गए हैं। धामरा पोर्ट और बालासोर के बीच में जो है ये लैंडफॉल हुआ है और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो बह रही हैं। काफी सारे इलाकों में उड़ीसा के जो है वो तेज बारिश हो रही है। मयूरभंज और बाकी जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बालासोर की भी कुछ इलाकों में जो है बारिश हो रही है। लेकिन इस वक्त हम आपको ये चांदीपुर के पास की तस्वीरें दिखा रहे हैं बालासोर डिस्ट्रिक्ट के। सुबह 9 बजे दोपहर 12:30 बजे तक यास तूफान ने ओडिशा में बहुत तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा ही नहीं बल्कि झारखंड पर भी असर पड़ा है। 5 राज्यों के 50 से ज्यादा जिलों में तूफान की तबाही देखी जा रही है। उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के चांदीपुर बीच पर इस वक्त हम हैं और यास तूफान ने किस तरह की तबाही मचाई है उड़ीसा के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम इलाकों में और खासतौर से बालासोर में, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये चांदीपुर बीच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो स्लैब है बीच पर बैठने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई हैं उसका जो कंक्रीट का स्लैब है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरी तरह से टूट गया है। ये देखिए, ये तबाही है जो यास ने मचाई है। और इस वक्त हम चांदीपुर सी बीच पर खड़े हैं उड़ीसा के बालासोर में और देखिए कंक्रीट का स्लैब है और पानी जो है समुद्र का पानी यहाँ तक पहुँचा अभी भी। हालांकि अभी देखिए पानी का लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है और जब लैंडफॉल का वक्त था हवाएं उस समय 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ पर बह रही थी, यहाँ पर चल रही थी और पानी जो है, जो वेव्स हैं समुद्र से वो उड़ के यहाँ तक पहुँच रही थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरी जो यहाँ पर बेंचेस लगाए गए हैं ये पूरी तरह से गीले यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि पानी का प्रवाह इतना तेज था। ओडिशा के भद्रक जिले में तूफान का ये रूप देखिए। ये भद्रक का धामरा इलाका है। अब ये देखिए भद्रक में तूफान की ताकत कितनी ज्यादा थी। यहाँ टिन के शेड उड़ने लगे। धामरा में यास ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया। हमारा जो पोर्ट है उड़ीसा में और इसके अलावा बालासोर, इसके बीच में कहीं पे जो लैंडफॉल का एरिया था वो था। काफ़ी धामरा की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। काफ़ी डैमेज वहाँ पर हुआ है। बालासोर में हालांकि हमने काफ़ी जगहों पर देखा उतना डैमेज नहीं है। कुछ इलाकों में ज़रूर चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन इसके अलावा सड़कों की अगर मैं बात करूँ तो सिवाय पेड़ टूटे या खंभे कुछ झुक गए या गिर गए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डैमेज हमें हाईवे और आसपास के इलाकों में नहीं देखने को मिला। ओडिशा में भद्रक का ही एक और इलाका चांदबली देखिए, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई है। ओडिशा के बालासोर में जब तूफान पहुंचा तो वहां का हाल देखिए। जब इंडिया टीवी की रिपोर्टर विजय लक्ष्मी इस रास्ते से गुजर रही थी तब यहां तूफान आने ही वाला था। हवा बहुत तेज चल रही थी और पहले ही रास्ते में कई पेड़ उखड़ चुके थे।
इस वक्त हम देख रहे हैं रोड पर जो है, सड़कों पर अगर बात करें जो भी इफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर इस तरह के पेड़ जो हैं वो गिरे हुए हैं। और अभी ये ORDF की टीम है, ओडिशा का फायर एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट का टीम है जो यहाँ पर ये पेड़ जो सड़कों पर गिरे हुए हैं उनका वो कर रहा है, उनको हटा रहा है। क्या बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं इस तरह के? हाँ, बहुत सारे गिरे हैं, रास्ता ब्लॉक किया गया है, ब्लॉक है पूरा। अच्छा, तो आप लोगों के पास कॉल्स बहुत सारी आ रही हैं? हाँ, कॉल तो बहुत सारे हैं, पेंडिंग है, हम जा रहे हैं, रास्ता क्लियर करके जा रहे हैं। कितने पेड़ अभी तक आपने हटा दिए होंगे रास्ते? हम 40 से 50 हटा चुके हैं। 40 से 50 पेड़ जो हैं ये अभी तक यहाँ से हटा चुके हैं। और जो तूफान का इंटेंसिटी है वो 13 जिलों में उड़ीसा के वो बेहद ज्यादा है। आप लोग सब सड़क पे खड़े हैं, पूरा पेड़ टूट कर गिर गया है एकदम। आगे भी पेड़ है, आगे रोड पूरा ब्लॉक है, सब है। PWD है, चांदीपुर से धामरा तक रोड है, वो भी सब तक पैर पड़ा है। ये फायर डिपार्टमेंट की टीम है उड़ीसा के, और ये अभी दोनों तरफ सड़कों पर आपको पेड़ दिख रहे हैं। यहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ था जिसको हटाया गया है और अब ये टीम यहाँ से आगे बढ़ रही है, क्योंकि सड़क पे कुछ दूरी पर ही हम भी जब आ रहे हैं तो हमको भी रुकना पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह पर पेड़ गिरे हुए हैं। उन पेड़ों को हटा करके ही आगे आप बढ़ सकते हैं, तो वेट करना पड़ता है कि कोई टीम आए फायर डिपार्टमेंट की, उस पेड़ को हटाए, तभी व्हीकुलर जो मूवमेंट है वो आगे हो सकता है। जब यहां लैंडफॉल हुआ तो देखिए क्या हुआ। ओडिशा के दीघा में जब तूफान आया तो सब तितर बितर होने लगा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि सब कुछ बेकाबू हो रहा था। समंदर में तेज और ऊंची लहरें उठ रही थी, पानी जमीन पर आ रहा था। 2 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया इस पूरे साइक्लोन के चलते। उड़ीसा के अलग अलग इलाकों से 13 जिले ज्यादा प्रभावित थे उड़ीसा के, जिसमें भद्रक और बालासोर जो है वो अहम है। यास तूफान का लैंडफॉल कहां हुआ, अब इसे मैप पर समझिए। ओडिशा का बालासोर जिला और पश्चिम बंगाल में पूर्व मिदनापुर, ये दोनों जिले सटे हुए हैं और इसी 100 किलोमीटर के दायरे में यास तूफान का पहला लैंड अटैक हुआ। जब यास तूफान यहां टकराया तब उसकी रफ्तार 140 से 150 किलोमीटर थी। शाम का वक्त भी हो चला है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी हवाओं की जो गति है या जो विंड स्पीड है वो आप देख पा रहे हैं। हम जो ये लाइव कर रहे हैं उसमें, हम जो ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी हवाओं की गति है, विंड स्पीड कितनी तेज है। यहाँ पर कि खड़ा होना भी मुश्किल है। उड़ीसा के चांदीपुर बीच का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। बीच है तो यहाँ पर खाने पीने का शाम को जो है नॉर्मल दिनों में लोग यहाँ आते हैं सैर सपाटे के लिए, लेकिन आज क्योंकि साइक्लोन है, देखिए ये तबाही जो है, ये मंजर है साइक्लोन ने जो तबाही मचाई है। ये तमाम जो टीन का स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह से गिर गया है, ढह गया है यहाँ पर। हाँ, ये हमारा दुकान है। दुकान है तो ये क्या पूरा गिर गया? पूरा हवा से पूरा गिर गया नीचे से। नीचे गिर गया तो आपने हटाया नहीं था इसको पहले? नहीं, पहले हम लोग तो उतना कितना बार गया, इसे हवा है, कुछ नहीं हुआ, बोला इसे शायद रुक जाएगा, इसलिए उसे रोक दिया तो कल रात में ही चला गया। अच्छा, तो अब ये क्या करेंगे अभी आप इसको? और हमारा सब कौन सा 1.5-2 लाख का सामान नुकसान हो गया बहुत। जो इनकी दुकान थी, खाने पीने की दुकान जो है वो ये यहाँ चलाते थे, लेकिन पूरी दुकान जो है वो धराशायी हो गई। ताला लगा हुआ था दुकान में, लेकिन दरवाजा टूट गया और दुकान के अंदर का जो सामान था वहाँ पर, दरअसल दुकान वालों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तबाही मचेगी। इनका कहना है कि 30-35 साल से ये देख रहे हैं कि साइक्लोन्स आते हैं या इस तरह की हवाएं चलती हैं, लेकिन ऐसी तबाही कभी नहीं मची। पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों जैसे पूर्व मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में पानी भर गया। दक्षिण 24 परगना का हाल देखिए, हर जगह बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों के घर टूट चुके हैं। कुछ नहीं बचा। मैं अपने बच्चे के साथ सुरक्षित जगह चली गई थी, मेरा घर तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा। हमने वहाँ अपने मवेशियों के साथ पनाह ली हुई थी। जरा देखिए आप, उधर देखिए, पूरा गांव जो है वो पानी पानी हो गया है। हम एक मेडिकल सेंटर में ठहरे, वहाँ जमीन पर कागज बिछाकर रहना पड़ा। हमारी हालत बहुत खराब है, हर जगह पानी भर गया है, हमारे घर के आसपास बाढ़ जैसे हालात हैं। एक बार फिर चलते हैं ओडिशा की तरफ, जहां अब भी बारिश हो रही है।
यहाँ के चांदबली और पारादीप इलाकों में 17 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इतनी बारिश देश के कई इलाकों में पूरे साल भर में नहीं होती। यास तूफान की वजह से बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 मीटर तक लहरें उठी हैं। यास तूफान की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों को लैंडफॉल वाले एरिया से निकाला गया और ये सब कोरोना के दौर में किया गया, जो आसान नहीं था। पैंडेमिक के काल में ये जो साइक्लोन है ये आया है, तो इसलिए तमाम तरह के प्रिकॉशंस हॉस्पिटल्स में भी लिए गए, चाहे फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हो। और जब लैंडफॉल हुआ उस दौरान तमाम जो एक्टिविटी है समुद्र की, चाहे फिर वो ऑयल रिफाइनरी की एक्टिविटी हो या बाकी और इंस्टॉलेशंस की एक्टिविटी हो, वो एक्टिविटी वहां पर रोकी गई। शिप्स का मूवमेंट जो है वो उस समय के लिए रोका गया। यास तूफान से मची तबाही के बीच एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ शहरों और गांवों में नहीं बल्कि जंगलों से लगे इलाकों में भी चला। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में 3 हिरणों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तूफान को देखते हुए कोलकाता, भुवनेश्वर के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, ट्रेन सर्विस रोक दी गई, नाव और छोटे जहाजों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया। एयरपोर्ट जो फ्लाइट्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं वहां पर सर्विसेज बंद हैं, रेलवे सर्विसेज बंद हैं। ईस्टर्न रेलवे की काफी सारी जो रेल हैं उनको रद्द किया गया है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है न सिर्फ उड़ीसा बल्कि वेस्ट बंगाल में भी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये और 2 राज्य हैं जहां पर इसका इफेक्ट है, और अंडमान और निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर भी इसका इफेक्ट है। जिस रफ्तार से हवा चली है उसे देखते हुए बड़ी तबाही की आशंका जाहिर की जा रही है और इसकी पूरी रिपोर्ट आने में भी अभी वक्त लगेगा। बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब कि बिलीव नहीं करेंगे, कल रात से मतलब हर कोई मतलब ये जो हम लोग का जो रेड क्रॉस वगैरह है, स्कूल वगैरह, क्लब वगैरह, वहाँ पे सब जाके जो भी मतलब गरीब लोग जहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं वगैरह। फिर अभी रोड यहाँ से अभी वहाँ देख रहे हैं, फिर अभी नेक्स्ट वाला वहाँ पे ब्लॉक है, 3-4 बार ब्लॉक। ये पूरा मेन रोड है, यहाँ से चांदीपुर DRDO के लिए कनेक्टेड होता है, गोपालपुर और चांदीपुर के लिए, तो इसको क्लियर करना जरूरी है। तो हम लोग इसका इन लोग का सर लोग का हेल्प कर रहे थे यहाँ पे। और फ्लड सेंटर्स में लोग जो हैं वो शिफ्ट किए गए हैं। देखिए ये तबाही जो है ये यास साइक्लोन ने मचाई है। सड़कों पर इस तरह के पेड़ जो हैं वो दोनों तरफ टूट कर पड़े हुए हैं। बालासोर जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। इसके अलावा भद्रक है। धामरा एयरपोर्ट और बालासोर के बीच में ही जो है वो लैंडफॉल का एरिया था। 3 घंटे लैंडफॉल की जो पूरी प्रक्रिया है वो चली। सुबह 9 बजे लैंडफॉल हो गया। हालांकि पहले IMD का अंदाजा था कि लैंडफॉल 11 से 1 बजे के बीच में होगा, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी पहले हो गई। 9 बजे के करीब जो है वो लैंडफॉल जो है यास तूफान का वो हुआ उड़ीसा में। और इसके अलावा जो उस समय विंड जो है, जो हवाओं की गति थी वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी समुद्र में। यास तूफान की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर रही। यास के लैंडफॉल के टारगेट पर 2 राज्य रहे, एक ओडिशा और दूसरा पश्चिम बंगाल। 480 किलोमीटर की लंबाई में फैले ओडिशा का समुद्री किनारा और 160 किलोमीटर के दायरे में पश्चिम बंगाल का किनारा। इस 650 किलोमीटर के दायरे में इमरजेंसी बहुत ज्यादा थी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं उस वक्त चल रही थी। हालांकि अभी भी हवाएं जो विंड स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। बारिश भी हल्की हल्की जो है अभी बालासोर में हो रही है। और क्षति की अगर हम बात करें तो सड़कों पर टूटे हुए पेड़ और तमाम जो बिजली के खंभे हैं वो बेहद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। अगले 24 से 48 घंटे भी इस तूफान का असर दोनों राज्यों पर रहेगा और इसका असर बिहार और झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। यास तूफान से जूझने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीम तैनात की गई हैं। इसमें 52 ओडिशा और 45 पश्चिम बंगाल के लिए थी। कई टीम आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में भी डिप्लॉय की गई, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ही थी। तूफान लैंडफॉल कर गया, लेकिन अब भी टीम का ऑपरेशन यानी लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कुछ और दिनों तक चलेगा, क्योंकि जमीन पर बड़ी तबाही हुई है। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलरेडी एनडीआरएफ और स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से उस टाइम चलाया गया था, क्योंकि काफी संख्या में लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगहों पर ले जाना था। फ्लड सेंटर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनाए गए, जहां पर लोगों को जो निचले इलाकों में जहां पर पानी जहां पर समुद्र के पानी की पहुंचने की संभावना बेहद ज्यादा थी, वहां से तमाम लोगों को निकाल करके एनडीआरएफ ने जो सेंटर्स बनाए थे या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंटर बनाए थे वहां पर पहुंचाया गया।
एक बार फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बॉर्डर पर दीघा इलाके में। ये जगह पूर्वी मिदनापुर के पास है और यहां से आई यास तूफान की तस्वीरें बंगाल में तबाही की एक ट्रेलर के रूप में देखी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि तूफान की वजह से 15 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल में यास तूफान का असर करीब 20 जिलों में देखा जा रहा है। पूर्व मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, बांकुरा, बीरभूम, पश्चिम मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नदिया, पश्चिम और पूर्व बर्धमान, झारग्राम और पुरुलिया, जबकि उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में भी बारिश वाला असर है। पश्चिम बंगाल के दीघा में गंगाधरपुरी का वीडियो भी आया है और यहाँ पर यास तूफान की ताकत को देखकर समझा जा सकता है। ये जगह पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बॉर्डर के पास है। देखिए समंदर कैसे उबाल ले रहा है। यहाँ पर ऐसे हालात पिछले साल आए अम्फान तूफान के बाद भी देखे गए थे। वहीं उत्तरी 24 परगना के कुलपुल्ली गांव से भी तस्वीरें आई हैं। देखिए यहाँ रिहायशी इलाकों में पानी कैसे भर रहा है। लोगों के घरों में ये पानी पहुंच चुका है, खेत डूब चुके हैं, सैकड़ों लोग गांव से भी निकाले गए हैं। पश्चिम बंगाल में इस तूफान का असर 72 घंटों तक रहेगा। तटीय इलाकों में बरसात होती रहेगी, इसलिए मछुआरों को अभी भी समंदर में जाने से मना किया गया है। काफी सारी टीम्स जो हैं वो एनडीआरएफ की डिप्लॉय की गई हैं। आर्मी की भी कुछ टीम्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल और कुछ और राज्यों में डिप्लॉय की गई हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो 13 जिलों में इसका प्रभाव है और 2 लाख से ऊपर लोगों को जो है वो अभी शेल्टर्स में, फ्लड शेल्टर्स में या फ्लड सेंटर्स में जो है उनको शिफ्ट किया गया है। वहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। 52 टीमें जो है वो एनडीआरएफ की पूरे उड़ीसा में जो है वो डिप्लॉय की गई हैं। रिलीफ और जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन था वो पूरा 24 से 48 घंटे पहले ही प्रशासन द्वारा यहाँ पर चलाया गया, ताकि तमाम जो लोग हैं उनको, अगर वो निचले इलाकों में रह रहे हैं तो उनको शिफ्ट किया जा सके ऊपर के इलाकों में, ताकि वो सुरक्षित रहें। यास तूफान का सीधा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड में भी पड़ा है। झारखंड के गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा समेत कई जगह तेज हवा चल रही है और बारिश हो रही है। हवा की रफ्तार करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही है। यास तूफान का असर 27 मई को भी दिखेगा और 28 मई को हवा धीमे होने लगेगी। ऐसा ही अनुमान बिहार के कई जिलों के लिए किया गया है। बिहार में 27 से 30 मई तक आंधी और बारिश होने की संभावना है। ऐसा ही मौसम का अनुमान सिक्किम के अलावा असम और मेघालय के लिए लगाया गया है। टाउटे के बाद यास तूफान 10 दिनों में भारत आने वाला दूसरा तूफान है। टाउटे ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ली, जबकि यास की तबाही का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। और एक जानकारी आपको दे दें, भुवनेश्वर का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अब खोल दिया गया है। वहां ऑपरेशन शुरू हो गए हैं और आज शाम 7 बजे से वहां पर फ्लाइट्स का आना जाना शुरू है। पहले इस एयरपोर्ट को कल सुबह 5 बजे तक के लिए बंद किया जाना था साइक्लोन यास की वजह से। सीबीएसई के 12वीं के बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं, केंद्र सरकार 1 जून को इसका डिसीजन लेगी। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम के 2 ऑप्शंस रखे हैं। बहुत से राज्य इम्तिहान कराने के लिए तैयार हैं, तो कुछ को सीबीएसई के दोनों ही प्रस्ताव मंजूर नहीं है। अगर बोर्ड इम्तिहान होते हैं तो कैसे होंगे और दूसरे देशों ने कोरोना काल में अपने इम्तिहान कैसे कराए, इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। बिना वैक्सीन के बच्चों का सीबीएसई का बोर्ड इम्तिहान कैसे होगा? सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले देश भर के 12वीं क्लास के स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स यही सवाल कर रहे हैं। कुछ राज्य इम्तिहान कराने के लिए राजी हैं, तो कुछ इम्तिहान कराने के खिलाफ हैं। यूपी, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब जैसे कई राज्य सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान कैंसिल करने के पक्ष में हैं।
12वीं क्लास के एग्जाम बच्चों के करियर के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं के आधार पर उन्हें यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसलिए कई राज्यों का मानना है कि कुछ सावधानियों के साथ सीबीएसई की 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम करा लेने चाहिए, क्योंकि सवाल बच्चों के करियर का है। जैसे कि बिहार ने स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 12वीं के इम्तिहान पहले ही करा लिए थे। अब बिहार सरकार सीबीएसई की 12वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम कराने के लिए भी तैयार है। जिस तरीके से स्थितियां नियंत्रण में आती दिख रही है, महीने डेढ़ महीने बाद एक टेंटेटिव डेट जरूर घोषित कर देनी चाहिए। नहीं तो सबसे असमंजस में तो हमारे छात्र रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि परीक्षाएं होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, कैसे होगी। तो इसलिए जो भी तरीका अपनाया जाएगा और जो भी उसके लिए उपयुक्त समय बनेगा, जो निश्चित रूप से महीने डेढ़ महीने के बाद ही आ सकता है, तो एक टेंटेटिव डेट घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी सब भी फिर ध्यान केंद्रित करके तैयारी में लग जाएंगे। कोरोना की सेकंड वेव के चलते अप्रैल में सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई थी। वहीं 12वीं क्लास के एग्जाम आगे के लिए टाल दिए गए थे। सीबीएसई के 12th क्लास के एग्जाम कराने को लेकर 23 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर शामिल हुए। इस मीटिंग में सीबीएसई ने 12वीं के इम्तिहान कराने के 2 ऑप्शन रखे थे। पहला ऑप्शन यह था कि गिने चुने केंद्रों पर इम्तिहान कराए जाएं। इनमें केवल 19 या 20 मेन सब्जेक्ट के पर्चे हों। कम जरूरी विषयों के लिए मुख्य विषयों में प्रदर्शन के आधार पर असेसमेंट किया जाए। इस विकल्प के तहत परीक्षाओं के पहले 1 महीने का समय दिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम होने और रिजल्ट आने में 2 महीने का टाइम लगेगा। इसके आगे एक कंपार्टमेंट एग्जाम में 1 महीने का समय और लगेगा, यानी एग्जाम कराने में 3 महीने का टाइम लगेगा और सितंबर तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। इस विकल्प के लिए शर्त यह है कि इम्तिहान कराने के लिए माहौल सेफ हो। अगर कोविड केसेस में कमी नहीं आती तो इस तरीके से जुलाई में एग्जाम कराना संभव नहीं होगा। तब परीक्षा अगस्त में हो सकती है। 23 मई की मीटिंग में सीबीएसई ने एग्जाम कराने का दूसरा ऑप्शन दिया था। उसके मुताबिक एग्जाम उसी स्कूल में हो जहां स्टूडेंट पढ़ते हैं। परीक्षा 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे की होगी और मेन सब्जेक्ट के इम्तिहान लिए जाएंगे। इसमें स्टूडेंट को 1 भाषा और 3 चुने हुए विषयों की परीक्षा देनी होगी। इन सब्जेक्ट्स में प्रदर्शन के आधार पर उनके 5वें और 6ठे सब्जेक्ट का असेसमेंट होगा। इसमें सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी एक प्रश्न के कई उत्तर दिए जाएंगे जिनमें से सही जवाब चुनना होगा या बहुत छोटे जवाब देने होंगे। इस तरह से जुलाई से अगस्त के बीच एग्जाम कराए जा सकते हैं। जो बच्चे कोरोना संबंधी समस्या के कारण परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें आगे इसके लिए मौका दिया जाएगा। मीटिंग के बाद सभी राज्यों से कहा गया था कि वो लिखित में बोर्ड एग्जाम कराने पर अपनी राय केंद्र सरकार को दें। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्टूडेंट्स को भरोसा दिया था कि उन्हें एग्जाम की तैयारी के लिए पूरा टाइम मिलेगा। हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीजें हैं। सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियां होंगी। कई राज्यों ने सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम कराने को सिरे से ही इनकार कर दिया है। इनमें झारखंड, पंजाब और दिल्ली शामिल हैं। इन राज्यों का कहना है कि महामारी के प्रकोप को देखते हुए बच्चों के इम्तिहान से ज्यादा जरूरी है उनकी सेफ्टी। कई बच्चों के पेरेंट्स भी कोविड के चलते एग्जाम कराने के फेवर में नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुझाव दिया कि पहले स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगाई जाए, फिर बोर्ड का एग्जाम कराया जाए। तब तक पुराने पैटर्न पर बच्चों को नंबर दे दिए जाएं। दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। ये वक्त है कि हम बच्चों को जिस तरह से हमने 10वीं में किया है, 2, 3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें, उसको पास करके आगे भेजें। वहीं यूपी, हिमाचल प्रदेश, कई राज्य दूसरे विकल्प के साथ सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कराने को राजी हैं। अब इस पर आखिरी फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट 1 जून तक ले सकती है। एक जो ऑप्शन ए
भारत सरकार ने दिया है कि जिसके अंतर्गत 3 घंटे का पेपर होगा जैसा पहले चलता था, और लेकिन उसमें यह था कि जो मेजर जो 19 सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से हम जो मेजर सब्जेक्ट उनके पेपर करवाएं, बाकियों को असेसमेंट के आधार पर आकलन करके आगे भेजें हैं। और एक ऑप्शन भी दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम 1.5 घंटे का पेपर करेंगे और पहले 15 दिन करेंगे, 15 दिन का इंटरवल देंगे और फिर 15 दिन में पेपर करवाएंगे, और इस सारे में लगभग 45 दिन का समय लगता है। और उसमें अधिकतर राज्यों ने यह कहा है कि जो केंद्र सरकार ने जो ऑप्शन बी दिया है वो ज्यादा उपयुक्त है। एसओपी के आधार पर हमारी तैयारियां बहुत पूर्ण है और हमने हर प्रकार से बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो वो सब किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी इसको जब तय कर लेंगे तब स्वास्थ्य विभाग का रूल उसमें आएगा कि इसमें कैसे कैसे हमको प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, किस तरह से हम चाहेंगे कि लोग माने दूर दूर बैठ के अपना परीक्षा करें, क्योंकि हमने अभी चुनाव भी कराया है, उसके पहले भी कई कार्यक्रम हम लोग करवा चुके हैं कोरोना प्रोटोकॉल को लेके, इसलिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर वो करेंगे तो उसका प्रोटोकॉल हम तैयार करके उनको दे देंगे और उसी से हो जाएगा। 12वीं के बोर्ड के एग्जाम बच्चों के फ्यूचर के लिहाज से बेहद अहम है। इन्हीं के नंबर के आधार पर उन्हें यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो 12वीं के बोर्ड एग्जाम के नंबर उसके काम आते हैं। चूंकि सीबीएसई का प्रस्ताव जुलाई अगस्त में इम्तिहान कराने और सितंबर तक रिजल्ट देने का है, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट के हाथ से विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के मौके निकल जाएंगे। कई छात्रों को अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों से एडमिशन के प्रस्ताव मिले हैं। उन्हें मिड अगस्त तक वहां क्लास ज्वाइन करना है, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स को 12वीं के फाइनल मार्कशीट अगस्त के फर्स्ट वीक तक देनी होगी। ऐसा ना होने पर फॉरेन यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे और उन्हें अगले साल फिर अप्लाई करना होगा। एग्जाम कैंसिल होने या उसमें देर होने से 12वीं के बाद विदेश में पढ़ाई करने की ख्वाहिश रखने वाले छात्रों का 1 साल बर्बाद होने का डर है। मूल रूप से सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार या उन बोर्ड्स को है, लेकिन चूंकि हम लोगों से परामर्श किया गया है तो हम लोगों ने कहा है, 2 बातें हमने स्पष्ट कही हैं कि एक तो परीक्षाएं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का छात्रों को जीवन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसका आधार पर भविष्य में भी बहुत सारी चीज़ें इसके प्राप्तांक से जुड़ी होती है। काफ़ी टाइम तो मिल गया हम लोग को तैयारी के लिए, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से होती थी पहले तैयारी बोर्ड्स वगैरह में, उस लेवल पे तो नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में उतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाती है, चाहे टाइम इतना मिल गया हम लोग को, लेकिन उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाई है। सो वी आर स्टिल इन डाउट। प्रिपरेशन तो स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस ही में हुई थी और ऑनलाइन क्लासेस उतनी ज़्यादा कोई फ्रूटफुल रिजल्ट यील्ड नहीं कर पाई है। बेसिक प्रिपरेशंस तो सारे स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से करी है। पैंडेमिक की वजह से हमारा बोर्ड भी पीछे होता जा रहा है और हम लोग अपने बोर्ड्स भी नहीं दे पा रहे, आगे भी नहीं देख पा रहे कि हमें कॉलेजेस कौन से देखने हैं और क्या करना है, जो हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी हो रहा है। इसीलिए मैं तो सोचता हूँ कि बोर्ड्स जल्द से जल्द हो जाएं और मैं तो फेवर में ही हूँ बोर्ड्स करवाने के, जल्द से जल्द हो जाए। बिल्कुल। कोरोना ने सिर्फ भारत नहीं अन्य देशों पर भी कहर ढाया है। ऐसे में भारत के सामने इन देशों का एग्जाम्पल है जिसके आधार पर एग्जाम का फैसला लिया जा सकता है। यूरोप के कई देशों जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड के कुछ इलाकों और नॉर्वे ने बोर्ड एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल कर दिए थे। वहीं डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल ने सीमित रूप से बोर्ड एग्जाम कराए थे। इटली ने रिटेन इम्तिहान कैंसिल करके सिर्फ मौखिक टेस्ट लिया था। एशिया में पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने बोर्ड इम्तिहान रद्द करके पुराने एग्जाम के आधार पर नंबर दे दिए थे। वहीं अमेरिका में कोरोना काल में खास तौर से डेवलप ऑनलाइन टैक्स एडवांस प्लेसमेंट से बोर्ड इम्तिहान कराए गए थे। इसमें कई विदेशी छात्रों को भी बैठने का मौका मिला था। ब्रिटेन में इंटरनेशनल ए लेवल टेस्ट वाली कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस साल जून में एग्जाम कराने का फैसला किया है। इंडिया के साथ दिक्कत यह है कि सीबीएसई और आईसीएसई जैसे सेंट्रल बोर्ड के साथ साथ हर स्टेट का अपना एजुकेशन बोर्ड भी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्जाम कराता है। इस साल बिहार और जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ने 12वीं के बोर्ड एग्जाम करा लिए हैं। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र ने भी अभी स्टेट बोर्ड एग्जाम को लेकर डिसीजन नहीं लिया है।
वहीं हरियाणा ने 15 से 20 जून के बीच 12वीं के बोर्ड इम्तिहान शुरू कराने को कहा है, तो छत्तीसगढ़ ने घर से ही 12वीं के बोर्ड एग्जाम कराने का फैसला किया है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकार सीबीएसई के सुझाए दूसरे विकल्प से बोर्ड एग्जाम कराने के लिए तैयार है, यानी बच्चे बोर्ड का इम्तिहान अपने स्कूल में गिने चुने सब्जेक्ट में दें और ये परीक्षा कम समय में हो जाए। वहीं यूपी सरकार सभी सावधानियों के साथ माध्यमिक बोर्ड के इम्तिहान कराने को तैयार है। तैयारी की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से ही, क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होती, 3-4 महीने लगते हैं तैयारी करने में। हमने जो पेपर छपते हैं उनके जो 5-6-7 सेट जो भी छपते हैं उनको हमने छपा रखा है। हमने कॉपियों को डिकोडिंग करके उनके सेट्स बना के रख रखे हैं। 8,513 परीक्षा केंद्र इस बार हम लोगों ने कोरोना की स्थिति देखते हुए हजारों की संख्या में परीक्षा केंद्र को बढ़ा भी दिया था, उनकी संख्या को, जिसमें हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम पालन करा सकें। उत्तर प्रदेश में केवल हाई स्कूल इंटरमीडिएट के 56 लाख से ऊपर है, तो हमारा बोर्ड बहुत बड़ा है और इसको कराने के लिए हमें तमाम तैयारियां जो हमने कर रखी हैं उनको आगे हम कैसे संपादित करें, इसके लिए हमने सुझाव का आदान प्रदान किया है भारत सरकार के साथ में। हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ में, अपने अधिकारियों के साथ में, एक्सपर्ट के साथ में बैठ के इसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इसका निर्णय करेंगे कि क्या होना है और मई के आखिर तक इसके निर्णय की संभावना है। इन विकल्पों के अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के अभूतपूर्व संकट को देखते हुए बच्चों को असेसमेंट के नए तरीके भी इजाद किए जाने चाहिए, जिससे उनकी सेफ्टी भी सुनिश्चित हो और भविष्य की संभावनाओं को भी नुकसान न पहुंचे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स करीब 1.25 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वो क्लास में बैठकर दोस्तों की मदद से पढ़ाई करने से महरूम है। वो अपने टीचर से आमने सामने बात करके भी पढ़ाई में मदद नहीं हासिल कर सके हैं। ऐसे में ट्रेडिशनल तरीके से बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा सकता है। 12वीं क्लास के सीबीएसई बोर्ड में करीब 1.2 करोड़ छात्रों को एग्जाम देना है। इनमें से सबसे ज्यादा 13 लाख स्टूडेंट दिल्ली के हैं। दिल्ली सरकार का सुझाव है कि 12वीं के सभी छात्रों को वैक्सीन लगा दी जाए, तब एग्जाम कराया जाए। बात सिर्फ बोर्ड की परीक्षाओं की नहीं है, बात एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी है, बात यूनिवर्सिटी के आगे के एग्जामिनेशंस की भी है, अगला सेमेस्टर शुरू होने की भी है कि फिर बच्चे परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे देंगे, नीट की जेईई की परीक्षाएं कैसे देंगे। तो इस सब का एक ही समाधान है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। दिल्ली सरकार के इस सुझाव को अपनाने में 2 दिक्कतें हैं। पहला तो ये कि 12वीं के ज्यादातर छात्र 18 साल से कम उम्र के हैं और अभी उन्हें वैक्सीन लगाने की इजाजत सरकार ने नहीं दी है। दूसरी बात यह कि अभी देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन ना अवेलेबल है और ना ही ऐसी किसी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। जिन विदेशी कंपनियों की 18 साल की कम उम्र के लोगों को वैक्सीन को दूसरे देशों में मंजूरी मिली है, वो कंपनियां अभी भारत को वैक्सीन नहीं दे रही हैं। ऐसे में वैक्सीन लगाकर बोर्ड के इम्तिहान कराने का प्रस्ताव प्रैक्टिकल नहीं लगता। सबसे जरूरी यह है कि बच्चे और उनके पेरेंट्स की राय को तवज्जो दी जाए, क्योंकि अगर बच्चे या उनके अभिभावक कॉन्फिडेंट नहीं है तो एग्जाम को लेकर कोई भी फैसला लागू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके सेफ्टी और हेल्थ का भी है। उम्मीद है कि आखिरी फैसला लेते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी बातों का ध्यान रखेगी। आज बिहार के जहानाबाद में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की जान बच भी गई। क्या है ये पूरा मामला? एक्शन पैक्ड वीडियो के साथ पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।